अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। हमारे आसपास जो कुछ भी है, घर, सड़कें, खेत, जंगल, सब कुछ कहाँ है? जमीन पर ही तो है। और मजे की बात यह है कि ये जमीन बढ़ नहीं सकती। ये उतनी ही है जितनी हमेशा से थी। और बस इसी एक सच्चाई पर, इसी एक फैक्ट पर टिकी है भारत के विकास की पूरी कहानी। और इस कहानी में भाई मोड़ बहुत दिलचस्प है। हर कहानी की शुरुआत असल में जमीन से ही होती है। ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये वो कैनवास है जिस पर कोई भी देश अपनी तरक्की की तस्वीर बनाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तस्वीर बनाने की रफ्तार उस कैनवास के साइज से कई गुना ज्यादा तेज हो जाए, तब क्या होता है? और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, एक तरफ अरबों की आबादी है, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ उतनी ही जमीन। आखिर भारत इस चैलेंज से निपट कैसे रहा है? तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? पहले हम जमीन की इस असलियत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सरकारी कागजों में इसके क्या मायने हैं। फिर आंकड़ों में छिपे पिछले 70 सालों के बदलाव को जानेंगे। खेती पर जो दबाव पड़ रहा है उसे महसूस करेंगे। और आखिर में स्मार्ट खेती के जो नए नए तरीके हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, एक ही साइज की प्लेट। अब उस प्लेट पर खाना खाने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं और उनकी भूख भी बढ़ रही है। जाहिर है मुश्किल होगी। यहाँ पर जमीन वही फिक्स्ड साइज की प्लेट है, और हमारी बढ़ती आबादी और इकोनॉमी वो लगातार बढ़ती हुई भूख है। सारा का सारा खेल बस इसी बैलेंस का है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक आम कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। जब हम जमीन के बारे में बात करते हैं तो सरकारी भाषा को समझना पड़ता है, जो कभी-कभी थोड़ी पेचीदा हो सकती है। लोग अक्सर इन दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है देश का टोटल नापा हुआ एरिया, जो फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन सारे सरकारी आंकड़े रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होते हैं, जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड से आता है, और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो ये याद रखना है, हमारे सारे विश्लेषण इसी रिपोर्टिंग एरिया पर बेस्ड हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सरकार का किसी जमीन को कागज पर वन या फॉरेस्ट घोषित कर देना एक बात है, और उस जमीन पर सच में घने पेड़ होना बिल्कुल दूसरी बात। तो वर्गीकृत वन एक सरकारी ठप्पा है, जबकि वास्तविक वन आवरण जमीनी हकीकत है। ये फर्क जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो सरकारी तौर पर जमीन को 9 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हम इन्हें 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहली, वो जमीन जो कुदरत के लिए है, जैसे जंगल और बंजर भूमि। दूसरी, वो जमीन जो लोगों के रहने और काम करने के लिए है, जैसे हमारे शहर और सड़कें। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो जमीन जिससे हमारा पेट भरता है, यानी हमारे खेत। यहाँ एक शब्द बार बार आएगा, कृषि योग्य बंजर भूमि। अब इसके नाम से ये मत समझिएगा कि ये बेकार जमीन है। नहीं, ये वो जमीन है जिस पर खेती हो तो सकती है, लेकिन पिछले 5 या उससे ज्यादा सालों से हुई नहीं है। ये एक तरह से सोया हुआ खजाना है, और जैसा हम आगे देखेंगे, इस खजाने पर सबकी नजर है। तो अब जब हम सही शब्द समझ गए हैं, तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 70 सालों में भारत की जमीन का चेहरा असल में बदला कैसे है। और यहीं पर आता है इस विश्लेषण का सबसे जरूरी नियम। जमीन को एक पिज्जा की तरह सोचिए, जिसका साइज तो फिक्स है। अगर आपको एक स्लाइस को बड़ा करना है, तो जाहिर है किसी दूसरे स्लाइस को छोटा करना ही पड़ेगा। जमीन का भी बिल्कुल यही हिसाब है, एक इस्तेमाल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और ये ग्राफ उसी पिज्जा की कहानी बता रहा है। देखिए कि 1950 से लेकर 2020 के बीच ये स्लाइसेस कैसे बदले हैं। कुछ हिस्से कितने ज्यादा बढ़ गए हैं और कुछ कैसे सिकुड़ गए हैं। ये एक तरह से भारत की 70 साल की आर्थिक कहानी का नक्शा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, प्लस 184%। 184% की बढ़ोतरी। ये है गैर कृषि उपयोग वाली जमीन, यानी हमारे शहर, सड़कें, फैक्ट्रियां। आज़ादी के बाद से इसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। अब सवाल ये उठता है कि ये बढ़ोतरी हुई क्यों?
जाहिर सी बात है, जैसे जैसे देश ने तरक्की की, हमें और ज्यादा जगह चाहिए थी, फैक्ट्रियों के लिए, दफ्तरों के लिए, घरों और सड़कों के लिए। तो ये जो 184% का आंकड़ा है ना, ये एक तरह से उस विकास की कीमत है जो जमीन ने चुकाई है। तो फिर अगला सवाल क्या होगा? यही कि ये जमीन आखिर आई कहाँ से? जवाब यहाँ है। याद है वो सोया हुआ खजाना, हमारी कृषि योग्य बंजर भूमि? उसमें 51% की कमी आई है, मतलब आधी से ज्यादा। तो वो जमीन जो कभी खाली पड़ी थी, उस पर या तो खेती होने लगी या फिर वो शहरों के विस्तार में समा गई। बढ़ते दबाव ने जमीन के हर एक इंच को कीमती बना दिया है और इस सो कॉल्ड बंजर भूमि को सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ हमारे शहर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ खेतों पर दबाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। भले ही देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा कम हुआ हो, लेकिन खेतों पर बोझ कम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। खाने वालों की संख्या तो हर दिन बढ़ ही रही है और गांव में जमीन का मालिक होना आज भी इज्जत और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। और इस बदलाव का एक असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। गांव के चारागाह या तालाब, जिन्हें हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, इन लोगों की लाइफलाइन होते हैं। जब ये जमीनें किसी और काम के लिए ले ली जाती हैं, तो सबसे पहली और सबसे गहरी चोट इन्हीं गरीब परिवारों पर पड़ती है। तो सवाल ये है कि जब जमीन बढ़ नहीं सकती और उस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर रास्ता क्या है? जवाब एक ही शब्द में है, इनोवेशन। अब मेहनत से ज्यादा समझदारी से खेती करने का वक्त है। देखिए, जब आप खेत का साइज नहीं बढ़ा सकते, तो पैदावार बढ़ाने के दो ही स्मार्ट तरीके हैं। पहला, आप ऐसी तकनीक इस्तेमाल करें कि उतनी ही जमीन पर ज्यादा अनाज उगे। इसे कहते हैं यील्ड बढ़ाना। और दूसरा तरीका है, उसी एक खेत पर साल में एक के बजाय 2 या 3 फसलें उगाएं, जिसे फसल गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहा जाता है। और भारत इसमें माहिर है। ये टेबल दिखाता है कि कैसे खरीफ, रबी और जायद के 3 अलग-अलग मौसमों में फसलें उगाकर देश अपनी जमीन का पूरे साल इस्तेमाल करता है। ये फसल गहनता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सीमित जमीन से ज्यादा भोजन मिल सके। तो अंत में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। एक तरफ विकास के लिए जमीन की भूख है और दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी। इस संतुलन को साधना यही आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और सबसे बड़ी कला भी।